नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएड एग्जाम के लिए जीके जीएस की बहुत ही शानदार सी क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 मई को आपका एग्जाम डिक्लेयर हुआ है, तो इसके लिए आप तैयारी में लग जाइए। और आज से हम यहाँ पर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने यहाँ पर स्टार्ट करने चल रहे हैं। दोस्तों, मैंने इस सीरीज का नाम रखा है पोस्ट मॉडर्न सीरीज, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको कई सारे अतिरिक्त जानकारियां भी दूंगा। देखिए, यहाँ पर मैंने अतिरिक्त भी आपको जानकारी दूंगा, तो इसीलिए मैंने इसका नाम पोस्ट मॉडर्न सीरीज रखा है। अगर मैं 10 क्वेश्चन कराता हूं तो आपके 60 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको मैं ये चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। एक बात दोस्तों इंपॉर्टेंट जान लीजिए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि ये जो क्लास कितनी लंबे समय तक चलेगी, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब तक आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तब तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। आपके लिए और भी बेस्ट किया जाएगा और भी आपको प्रैक्टिस प्रदान किए जाएंगे। जिस दिन आप लोगों का सपोर्ट यहाँ पर रुक गया उस दिन क्लास भी स्टॉप हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस क्लास को कितना लंबे समय तक यहाँ पर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने मित्रों को भी जोड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए, अपने भाइयों को भी जोड़िए कि बहुत ही शानदार सी क्लास यहाँ पर चल रही है। चलिए दोस्तों, अब बात को आगे न बढ़ाते हुए सीधे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दोस्तों हो जाता है कि नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है। समझ रहे हैं कि जो नासिक अभिलेख है इसका संबंध किस शासक से है, तो सही उत्तर हो जाएगा कि गौतमी बलश्री से। गौतमी बलश्री से संबंधित है आपके नासिक अभिलेख। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का। तो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का संबंध है आपके रुद्रदामन से। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं एहोल अभिलेख का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एहोल वाला बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। तो एहोल अभिलेख का संबंध आपके पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से। उसी प्रकार से ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से है। और इंपॉर्टेंट है पांचवा आपका कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। तो हमने आपको 6 अभिलेख कर दिए, इसमें से एक ना एक तो आपकी परीक्षा में आना बिल्कुल तय है, इसलिए इसको घोट कर बिल्कुल पी जाइए। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक के कुल 7 स्तंभ लेख हैं। इसी प्रकार उसमें बात करते हैं अभिलेख की। तो अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है, तो अशोक के आपके 14 अभिलेख हैं। और अगर उसी प्रकार से बात करें अशोक के कितने शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो अशोक के शिलालेखों की संख्या भी 14 ही है। और स्तंभ लेखों की संख्या क्या है दोस्तों, 7 है। ये तीनों डेट आपको पता होनी चाहिए, तीनों आपको पता होना चाहिए कि अभिलेख 14, शिलालेख 14, स्तंभलेख 7। अब आगे की तरफ बढ़ते दोस्तों, अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा में पूछ सकता है। पहली बात कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध लड़ा था और इसके बाद ही आपके अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर पहले यह शैव धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म से पहले यह शैव धर्म का अनुयायी था, उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो मैंने बताया कि उसके कुल 14 शिलालेख थे। उसमें जो 13वां शिलालेख था उसमें आपके कलिंग युद्ध का आपके वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद उसमें पूछता है, मैंने आपको बताया कि कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि आपके मतलब कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो सही उत्तर जाएगा कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। इसके अलावा उसमें याद रखेंगे कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1835 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। तो अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़े, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1835 ईस्वी में। कब, 1835 ईस्वी में। दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसकी पीडीएफ अगर हमको मिल जाए तो हम वहीं से इन सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे, अभी देख लेते हैं। तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638, इस पर हमको आप मैसेज कर दीजिएगा, हाई लिख कर भेज दीजिएगा और बता दीजिएगा सर बीएड की पीडीएफ भेज दीजिए, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो 9580482638 पर हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, तो व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है आपके साइमन कमीशन को, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे सारे आपके अंग्रेज थे। अंग्रेजों को व्हाइट कहा जाता है क्योंकि वो गोरे थे, तो इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो कब आया था, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाते हुए और इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी।
आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? तो आपके न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर दोस्तों न्यूयॉर्क में है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोली ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का क्या किया था? डिजाइन किया था। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा दोस्तों? तो संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह आपके न्यूयॉर्क ही संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यहीं पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते दोस्तों कि यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूगोल का है कि यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? तो इटली को कहा जाता है। इटली दोस्तों, इटली एक कृषि प्रधान देश है, हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है। और इटली में भी हमारे यहाँ जो हिमालय पर्वत है उसी की तरह वहाँ पर आल्प्स पर्वत पाया जाता है, इसलिए यूरोप का भारत किसको कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। इस सिमिलरिटी की वजह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पता होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहली बात कि यूरोप का खेल मैदान कहते हैं, यूरोप के किस देश को खेल का मैदान कहते हैं? यूरोप का खेल मैदान तो स्विट्जरलैंड को कहते हैं। झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश आपके फिनलैंड को कहते हैं। फ्योर्ड तट का देश, फ्योर्ड तट दोस्तों होता है जैसे आपके ये आप अपना जैसे देखिए अपन नीचे की तरफ, मतलब कि यहाँ इधर जो केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, गोवा है, इस तरफ जो है प्रदेश दोस्तों तट किससे के लगे हुए हैं? अरब सागर से लगे हुए हैं। लेकिन अपने जो तट हैं बिल्कुल सोच हैं, कहीं कहीं पर तट आपके ऐसे होते हैं, ऐसे कर तट होते हैं। इस तट को फ्योर्ड तट कहते हैं। तो फ्योर्ड तटों का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य भी कहते हैं। इसके अलावा फैशन की नगरी किसे कहते हैं? तो फैशन की नगरी आपको पेरिस को कहते हैं। ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस, इसको फैशन की नगरी कहते हैं। विश्व आपके सुंदर नगर भी किसी को कहा जाता है, किसको? पेरिस को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ बढ़ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि हिडकल परियोजना किस नदी पर है? जो हिडकल परियोजना है ये किस नदी पर है? परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो आपके किसे घट प्रभा लिखा है दोस्तों? यहाँ पर घाट प्रभा होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके? घाट प्रभा नदी। घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना है और ये कहाँ पर है? अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कर्नाटक में है। चलिए कुछ परियोजना से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, उसको देख लेते हैं। एक दोस्तों आपसे पूछा जाता है काकड़ापारा परियोजना। तो काकड़ापारा परियोजना आपके ताप्ती नदी पर है और कहाँ पर है? तो गुजरात में। उसी प्रकार से आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपकी किस नदी पर है? तो सतलज में है। और आपके यह 3 राज्यों में इसका विस्तार है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और आपके हरियाणा। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अच्छा, उकाई परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। उकाई परियोजना आपके ताप्ती नदी पर गुजरात में ही है। तो गुजरात में आपकी देख लीजिए कि काकड़ापारा परियोजना इंपॉर्टेंट है, ताप्ती नदी पर ही है। और ताप्ती नदी गुजरात में ही आपके उकाई परियोजना भी है। इसके अलावा इडुक्की परियोजना, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार करके लिख लीजिएगा कि इडुक्की परियोजना आपकी पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी पर है जो आपके केरल में है, जो कहाँ पर है? आपके केरल में है। इसके अलावा दोस्तों आपके टिहरी बांध परियोजना पूछ ले तो टिहरी बांध परियोजना आपके भागीरथी नदी पर है और कहाँ पर है? उत्तराखंड में है टिहरी बांध परियोजना। तो ये 5 परियोजना आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी की गई थी। जो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया था उसके अंतर्गत ही रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार आपसे पूछ लिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, एक केंद्रीय बैंक बन जाए, एक किसकी संस्तुति पर हुआ था? तो हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस आयोग की संस्तुति पर रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर। इसके अलावा हम बात करते हैं आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ है? तो आपके मुंबई में है। कहाँ पर है? आपके मुंबई में है। इसके अलावा आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो जब 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी तो 1935 से लेकर 2 वर्षों के लिए 1937 ईस्वी तक सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर नियुक्त हुए थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर या फिर आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपके सीडी देशमुख साहब थे। कौन थे? सीडी देशमुख साहब थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है जानते हैं? एक क्वेश्चन पूछता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई कौन गवर्नर थे? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, हो जाते हैं एल के झा साहब।
झा साहब, LK झा साहब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करके चलेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो महाधिवक्ता की व्यवस्था अनुच्छेद 165 में की गई है। कहाँ पर की गई है? अनुच्छेद 165 में की गई है। और दोस्तों जो आपके महाधिवक्ता होता है क्या होता है? ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल द्वारा होती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना होता है। कौन? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता। और इसको बनने के लिए अर्हताएं क्या हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए? लगभग उसमें जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए। वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए। कौन? आपके महाधिवक्ता। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। तो जैसे दोस्तों राज्य में महाधिवक्ता होता है, उसी प्रकार से पूरे केंद्र में आपके भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। और इसका अनुच्छेद 6 आपके 76 में उल्लेख है। इसका 165 में था और महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, ये दोस्तों भारत का विधि अधिकारी होता है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखेंगे कि ये ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी सदन या उनकी समितियों में बोल सकता है। इसको इसका अधिकार होता है। समझ रहे हैं कि जो आपके महान्यायवादी होगा वो ना ही संसद का सदस्य होगा, ना ही किसी प्रकार के मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, लेकिन इसके बाद भी वो किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा या फिर उनकी जो समितियां बनाई जाएगी उसमें इसको बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दी। अच्छा, क्वेश्चन पूछ ले कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है महान्यायवादी की। राज्यपाल यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति यहाँ पर होना चाहिए कि राष्ट्रपति करता है। बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, बहुत छोटी सी मतलब मिस्टेक हो गई है, इसको सुधार लीजिएगा कि नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मैंने यहाँ पर देखा नहीं ध्यान से। इसके बाद उसमें योग्यता की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए था। योग्यता हारता यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि एक राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट होता है, तो उसका जो बनने योग्य न्यायाधीश बनने योग्य होगा वह आपके महाधिवक्ता होगा। ठीक है, और उसी प्रकार से महाधिवक्ता होगा, और उसी प्रकार से अगर महान्यायवादी की बात करते हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके हाई कोर्ट के आया तो मैं बताता हूँ कि इस समय भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पदार्थ का परिमाण। ठीक है दोस्तों, ये इसका SI मात्रक है, तो इसका SI मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या है दोस्तों? मोल है। क्या दोस्तों? मोल है इसका पदार्थ का परिमाण का SI मात्रक है। इसके अलावा दोस्तों सात आपके भौतिक राशियाँ हैं। 7 आपकी कुल भौतिक राशियाँ हैं जो परीक्षा में बार बार पूछ जाती हैं, तो याद रखिए। एक तो दोस्तों आपका है लंबाई, तो लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं कि मीटर होता है। सेकंड पर दोस्तों होता है आपके समय, तो समय का SI मात्रक आपके सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तीसरा दोस्तों होता है ताप, तो ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मास का द्रव्यमान क्या होता है? तो मतलब द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? तो केजी होता है, किलोग्राम होता है। पाँचवें की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पाँचवा है दोस्तों आपके विद्युत धारिता, इसे कहते हैं करंट। विद्युत धारा, करंट धारिता नहीं, विद्युत धारा भी भौतिक राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। इसके अलावा भी आपका एक होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर मैं कहीं पर लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता भी एक आपकी भौतिक राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक आपकी कैंडला होता है। ये सातों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये 7 भौतिक राशियों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसमें आपका 6 मैंने बता दिया, सातवां तो यही है। पदार्थ का परिमाण तो मोल है, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, करंट का मतलब विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला और पदार्थ का परिमाण का मोल। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। 10 दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से कम हमने आपके इसमें 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। आप लोग बताएंगे कि मैं झूठ तो नहीं कर रहा हूँ, झूठ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि मैं इस सीरीज़ को ऐसे ही स्टार्ट रखे रहूँ या फिर और क्या सुधार इसमें हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर आपकी सिद्धार्थ हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है कि सिद्धार्थ का निर्माण किसने किया था? तो सिद्धार्थ का निर्माण किया था इलेक्ट्रॉनिक
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। किसने? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निर्माण किया था और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ ये होता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसकी जानकारी होना। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपके 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश के पास है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश आपके अमेरिका हो जाता है और इस सूची में भारत का स्थान आपके 19वां है। कहाँ पर है? 19वां स्थान है। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहते हैं। इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी क्या हो जाती है? तो भारत की पहली पार्टी बीजेपी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी आपके इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे यूपी बीएड के लिए जीके जीएस की पोस्ट मॉडर्न सीरीज की पहली यहाँ पर क्लास समाप्त होती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इंतजार में करूंगा कि आप लोग किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं, ये क्लास आपको कितनी पसंद आई। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो इसी प्रकार से चलता रहे, सीरीज इसी प्रकार से चलती रहे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों को भी बताइएगा और इस चैनल पर इसी प्रकार से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।